गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्नैक बाइट बहुत बर्निंग प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है कि विलेजेस में तो बहुत ज़्यादा स्नैक्स काट रहे हैं और उससे डेथ भी हो रही है। शहरों में भी ये प्रॉब्लम है। तो हमारे फैकल्टी मेंबर हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद सिद्दीकी, इन्होंने कहा कि पब्लिक के अवेयरनेस के लिए एक वीडियो बनाया जाए। तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि आप किस तरह से हम पब्लिक को अवेयर करें, क्या उनको जानना चाहिए? गुड मॉर्निंग। मैं सर से ये जानना चाहूँगा सर आपसे कि इंडिया में किस तरह के सांप की जो है स्पीसीज़ हैं और उसमें पॉइजनस कितने हैं, नॉन पॉइजनस कितने हैं, सर इसमें थोड़ा सा जो है बताइए। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया के अंदर दो तरह के सांप हैं, एक तो ज़मीन पे रेंगने वाले और एक पानी में चलने वाले। तो जो ज़मीन पे चलने वाले हैं उनकी 400 स्पीसीज़ हैं और 400 में 40 स्पीसीज़ पॉइजनस हैं, और जो पानी में चलने वाले हैं उसमें 30 स्पीसीज़ हैं, ऑलमोस्ट सभी समझ लीजिए तो 29 स्पीसीज़ पॉइजनस है। एक तो ये चीज़ हो गई। और जो ज़मीन पे चलने वाले हैं उसकी दो फैमिलीज़ हैं, एक कोलेब्राइन है, एक कोलेब्राइड कह लेते हैं, जिसके अंदर कोबरा, किंग कोबरा, क्रेट, ये सब हैं। और एक होता है वाइपराइन या वाइप्रिडी, जिसके अंदर आते हैं वाइपर्स हैं, रसल वाइपर्स हैं, 100 स्केल्ड वाइपर्स हैं, ये आते हैं। तो आप मोस्ट ऑफ द डेथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोबरा और वाइपर। सर ये बताइए कि अगर जो सांप का वेनोम है, जहर है, वो क्या होता है और किस तरीके से ह्यूमन की बॉडी में सांप के ज़रिए पहुंचता है, क्या तरीका होता है, किस तरीके से वो काटने से होता है या कैसे होता है, सर इसको बताइए। सर वेनम जो है सांप का, वो एक्चुअली सलाइवा है, जो कान के नीचे और कान के पीछे सलाइवी ग्लैंड्स हैं, उसमें सलाइवा होता है, और वो सलाइवा आने के बाद जो फैंग निकले होते हैं उनमें चला जाता है। तो जब सांप काटता है तो उस फैंग के थ्रू वो ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है। कुछ सांप जो होते हैं वो डायरेक्टली हवा में फेंकते हैं पॉइज़न, तो वो भी हो सकता है। तो ये इस तरह से, और वो जो वेनम है उसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन भी है, कार्डियोटॉक्सिन भी है, हीमोलाइसिन भी है, उसके अंदर एग्लूटिनिन भी है, कोलिनेस्ट्रेज है, उसके अंदर प्रोटीटिक फर्मेंट्स हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिससे नुकसान हो सकता है। जैसा कि आपने बताया कि क्या क्या चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारे जो हैं वो ह्यूमोलिटिक फैक्टर्स हैं जो ह्यूमोलिसिस कर देती हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, नर्वस सिस्टम को जो है ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मसल्स को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसा आपने डिस्क्राइब किया। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन या सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं सांप के काटने के बाद, और कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन है जिसको बहुत इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ज़रा इसको सब प्लीज़ बताइए। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, अगर नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा है तो उसमें बहुत बहुत छोटे छोटे से बारीक बारीक मल्टीपल मार्क्स मिलेंगे और स्केचेस मिलेंगी, कुछ मड वगैरह भी होगी, स्वेलिंग भी होगी, पेन भी होगी, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होगा। लेकिन जो पॉइजनस स्नेक है उसमें फैंग के, दो फैंग के बिल्कुल क्लियर कट बड़े से मार्क्स मिलेंगे, और फिर इन्फ्लेमेशन वाले जो साइंस होते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। पेन है, टेम्परेचर है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ उसमें जैसे लोकल सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये तो लोकल सिम्टम्स हो गए। और हम सिस्टमिक सिम्टम्स की बात करें तो वो धीरे धीरे करके उसके अंदर चूँकि कार्डियोटॉक्सिन है तो हो सकता है कि वो हार्ट कोलेप्स में चला जाए, ये कॉम्प्लिकेशन है। शॉक में चला जाए, सर्कुलेटरी शॉक में पल्स रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए और बहुत ही फीबल हो और ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए। नौजिया हो सकती है, वोमिटिंग्स हो सकती है, और एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है। ख़ासतौर से ये वाइपर वाली फैमिली में ये ज़्यादा होता है। सेकंड, अगर कोबरा ने काटा है तो उसमें पैरालिसिस ज़्यादा खतरनाक है। पैरालिसिस हो सकती है, पैरालिटिक यानी न्यूरोटॉक्सिन उसके अंदर ज़्यादा है। इवन रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालाइज हो सकती है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकती है, सांस आना बहुत मुश्किल हो गया, और पर्सन धीरे धीरे करके बिल्कुल इसमें काम होता है, नींद उतनी नहीं आती, लेकिन वाइपर में उसको नींद आना शुरू हो जाती है, नशा आना शुरू हो जाता है, और ये सारे सिम्टम्स उसके स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें इन सिम्टम्स पर गौर करना है। और कॉम्प्लिकेशन का ज़्यादा ख्याल है तो उसमें एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्यूर हो सकता है, सर्कुलेटरी कोलेप्स हो सकता है, इवन रीनल फेल्यूर यानी हेमेचूरिया हो गया, ओलिग्यूरिया हो गया, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। धीरे धीरे करके हो सकता है कि वो गैंग्रीन भी डेवलप हो जाए।
तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि परेशानी खड़ी कर सकती हैं। तो सर आपने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से सांप जब काटे तो हम देखें क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या है। सर ये बताइए कि अगर सांप ने काट लिया किसी को तो उसको क्या मैनेजमेंट करना चाहिए? पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों को क्या अलग अलग होता है या सेम होता है? और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें करने वाली होती है, मीन्स व्हाट टू डू, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिम्टम में हम एक चीज़ बताना भूल गए थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है ओजिंग। अगर फ्लूइड बाहर निकलना शुरू हो गया तो इसका मतलब है कि पॉइजन अंदर चला गया है, और वो बहुत डेंजरस साइन है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यह है कि अगर उसने काटा है सांप ने, तो सबसे पहले आता है फर्स्ट एड, हॉस्पिटल जाने से पहले पहले। तो अगर नॉन पॉइजनस है और पहचान में आ रहा है कि नॉन पॉइजनस है, तो आप उसमें उसको बिल्कुल क्लीन कर दें, सोप एंड वाटर से साफ़ कर दें, और साफ़ करने के बाद में एक साफ़ कपड़ा लेकर उसके ऊपर बांध के उसको हम रैप कर सकते हैं, बांध सकते हैं। ये चीज़ हो गई। और एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, और इंजेक्शन टेटनस टॉक्साइड लगना चाहिए। लेकिन अगर पॉइजनस है तो पॉइजनस में सबसे पहले ये बताएं कि क्या नहीं करना चाहिए। एक तो बाबाओं के पास नहीं जाना चाहिए, झाड़ फूँक नहीं होना चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ है कि जैसे पुराने ज़माने में चलता था, फिल्मों में दिखाया जाता था कि चूस लिया, उसको जहर को चूस लिया, वो बहुत डेंजरस है। जो चूसता है उसके लिए भी ख़तरा है, वो नहीं होना चाहिए। पहले ये बताया जाता था एक कट लगा दें, अब कट मना करते हैं, कट नहीं लगाना है, क्योंकि कट लगाया तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन और हो सकते हैं। फिर ये कि ऊपर बताया जाता है तो उसके ऊपर खूब टॉर्निके कस के बांध दें। नहीं, टॉर्निके नहीं बांधना है। टॉर्निके बांधने से लिम्फेटिक्स के साथ साथ में आर्टरीज वेंस भी कंप्रेस हो जाएंगी, और वो फ्लो बिल्कुल बंद हो जाएगा, और चांसेस हैं कि धीरे धीरे गैंग्रीन डेवलप हो जाएगा। तो ये नहीं करना है हमको, ठीक है। एल्कोहल या कॉफ़ी उसको नहीं पिलानी है, क्योंकि एल्कोहल कॉफ़ी जो है इसका एब्जॉर्प्शन जो है वेनम का और ज़्यादा फास्ट कर देगा। ये नहीं करना है। पेन रिलीवर नहीं, हमें एस्प्रिन नहीं देना है, हमें आइबुप्रोफेन नहीं देना है। एस्प्रिन तो और ज़्यादा ब्लड को समझ लिए कि और पतला कर देगा पानी बहुत ज़्यादा, तो ये नहीं करना है। और स्नेक को आइडेंटिफाई करें, ये सब नहीं करना है कि कौन सा स्नेक था, नॉन पॉइजन था या पॉइजन था, ये सब हमको बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी बात है, पेशेंट को सोने नहीं देना है, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिन अगर है तो पेशेंट को अनकॉन्शियस फीलिंग आएगी, और अगर वो अनकॉन्शियस हो गया तो ही में गो टू द कोमा। तो ये चीज़ नहीं है। अब करना क्या है, करने में सबसे पहले पॉइजनस स्नेक में कि आप सोप वाटर से उसको अच्छी तरह से क्लीन कर दीजिए, साफ़ कर दीजिए। और दूसरी चीज़ इमोबलाइज़ करना है, हमें उस लिम्ब को इमोबलाइज़ करना है, एक्टिविटीज़ को कम कर देना है कि एक्टिविटीज़ अगर ज़्यादा बढ़ेंगी तो जल्दी जल्दी वेनम फैलेगा। इमोबलाइज़ करने के लिए उसको वहाँ पर हमें टॉर्निके तो नहीं बांधना है, लेकिन हम एक कपड़ा ले लेंगे और उसके ऊपर रख के एक पेड बांध के उसको हल्के उससे एक मॉडरेटली करके हम उसको स्प्लिंट तरह का एक लकड़ी का स्प्लिंट भी ला सकते हैं, जिससे कि वो लिम्ब जो है इमोबलाइज हो जाए। और दूसरी बात यह है कि जितनी कंस्ट्रिक्टेड चीज़ें, अंगूठी पहने हुए या कड़ा पहने या ये सब पहले ही हम निकाल देंगे। जो क्लॉथ्स हैं उसको ढीला कर देंगे, क्योंकि स्वेलिंग बढ़ेगी, तो स्वेलिंग बढ़ी तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी सामने, परेशानी आ जाएगी। और हम इमीडिएटली फ़ोन करके कि कहाँ पर हॉस्पिटल है, कम से कम करीब में कौन सा हॉस्पिटल है, वहाँ पर भेजेंगे तो इमीडिएटली मेडिकल हेल्प हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये तो फर्स्ट एड वाला आ गया। तो सर ये आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि किस तरीके से अगर सांप काटे तो उसको घर में या जहाँ कहीं पर भी हो, किसी फील्ड वगैरह कहीं पर भी अगर कोई आदमी है, हॉस्पिटल में नहीं है, तो किस तरीके से सांप के जहर से बचाया जा सकता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को हम लोगों ने समझा। सर अगर सांप काट लिए उसके बाद अगर हम हॉस्पिटलाइज़ करते हैं पेशेंट को, तो हॉस्पिटल जैसा कि आपने कहा कि नियर बाय हॉस्पिटल में, किसी करीबी अस्पताल में मरीज़ को ले जाना चाहिए, तो अस्पताल में या हॉस्पिटल में क्या करते हैं या क्या करना चाहिए जिससे जो है मरीज़ की जान जल्दी से जल्दी बच सके? हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को मालूम है कि नॉन पॉइजनस के क्या मार्क्स हैं और पॉइजनस के क्या मार्क्स हैं, तो उनको उसी तरह से ट्रीट करना है। तो हॉस्पिटल में पहले तो ये है कि हम फ़ौरन इंट्रावेनस लाइन स्टार्ट कर देंगे, और 24 आवर्स तक मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है।
इंजेक्शन टिटनेस टॉक्साइड लगा देना ज़रूरी है। एंटीबायोटिक भी दे देते हैं, पिपरासिलिन है या टेजोबैक्टम है, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स है, तो वो देते हैं जिससे टू प्रिवेंट द सेकेंडरी इन्फेक्शन, या इन्फेक्शन हो चुका है तो उसको भी वो ट्रीट करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंटी स्नेक वेनम, तो उसमें चूँकि हमें मालूम नहीं सांप कौन सा है, तो पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक एंटी वेनम आता है, तो पॉलीवैलेंट वो हमको स्टार्ट करेंगे, वो हॉस्पिटल में मौजूद होना चाहिए। उसमें क्या करते हैं कि 20 ml सबसे पहले सबक्यूटेनियसली लगाते हैं, 20 ml इंट्रामस्कुलर लगाते हैं और 20 ml इंट्रावेनसली डाल देते हैं उसके अंदर, और फिर 6-6 घंटे बाद में 20-20 ml 6-6 घंटे में चलता रहता है जब तक कि उसके सारे साइन सिम्टम्स ठीक हो जाएं। क्योंकि 1 ml जो वेनम है वो करीब 0.6 मिलीग्राम, एक ml एंटी वेनम 0.6 मिलीग्राम कोबरा का वेनम को न्यूट्रलाइज करता है, 0.6 मिलीग्राम वाइपर को भी न्यूट्रलाइज करता है, और 0.45 मिलीग्राम जो है क्रेट को न्यूट्रलाइज करता है। ये तो पॉलीवैलेंट एंटी वेनम की बात करी हमने सीरम की, लेकिन अगर ये पर्टिकुलरली मालूम हो कि ये इस सांप ने काटा है, तो उस सांप का भी हमारे पास मोनोवेलेंट एंटी स्नेक वेनम सीरम हो सकता है। वो स्पेसिफिक है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, वो लगा सकते हैं, लेकिन यूजुअली पता नहीं होता, तो इसलिए पॉलीवैलेंट लेते हैं। नेक्स्ट ये है कि आप इसमें एनाल्जेसिक्स, आप पैरास्टामॉल दे सकते हो, एस्प्रिन नहीं देना है क्योंकि हम बताया कि वो खून को और पतला कर देगा। एंटी हिस्टामिनिक दे सकते हैं क्योंकि एलर्जी वो एनाफाइलेक्सिस में जा रहा है। स्टेरॉइड दे सकते हैं। हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक में चला गया तो आप उसका ट्रीटमेंट करें, वो डॉक्टर जो है वहाँ पे वो करेंगे, ठीक है, फ्रूट वगैरह इलेक्ट्रोलाइट ये सब चढ़ाएंगे। रीनल फेलियर में जा रहा है, जैसे हेमिचूरिया हो गया या ओलिगोरिया हो गया, तो हीमोडायलिसिस भी करनी पड़ सकती है। रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा है, रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालाइज हो रही हैं, तो अम्बूबैग का यूज़ कर सकते हैं या वो रेस्पिरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें। और एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, क्योंकि अगर पैरालिसिस हो रही है तो उसको दूर करने, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉक हो रहा है, तो न्योस्टोगमिन, जैसे कुरारे चलता था पहले, बिल्कुल उस तरह की पैरालिसिस हो जाती है कि तीर में उन्होंने लगाया कुरारे पॉइजन और मार दिया अफ्रीका में, अमेरिका वगैरह में, और वो एनिमल या पर्सन जो है बिल्कुल पैरालाइज हो गया। तो उसके लिए न्योस्टोगमिन होता है। देखिए, न्योस्टोगमिन के लिए 0.5 मिलीग्राम इंट्रावेनसली देते हैं, हाफ आवरली 6 इंजेक्शन। उसके बाद में ये सेम डोज हम आवरली देंगे 3 इंजेक्शन, एंड आफ्टर दैट 2-3 घंटे बाद 2-3 आवरली जब तक देते रहेंगे जब तक कि जितने भी साइन सिम्टम्स के हुए हैं वेनम के, वो सब ख़त्म नहीं हो जाते। और हर न्योस्टोगमिन के इंजेक्शन से पहले 0.6 मिलीग्राम एट्रोपिन ज़रूर देते हैं। पैरासिम्पेथोलिटिक है एट्रोपिन। किस लिए देते हैं सर एट्रोपिन? ये जो आपने पूछा कि हम एट्रोपिन क्यों देते हैं हर न्योस्टोगमिन इंजेक्शन से पहले, जो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट है तो उसमें के लिए हम इधर न्योस्टोगमिन दे रहे हैं। तो न्योस्टोगमिन के जो मस्क्रेनिक इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो गया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एट्रोपिन देते हैं, जिससे कि ये वाले जो प्रॉब्लम है इसको ये न्यूट्रलाइज हो जाए। लास्ट में हम ये पूछ सकते हैं कि उसको प्रिवेंशन क्या करें, प्रिवेंट। तो प्रिवेंट के लिए है कि अगर जो विलेजर्स हैं वो विलेज में काम करते हैं तो अवेयर रहें कि ऐसी जगहों पर कि सांप तो नहीं है, अलर्ट रहें। लॉन्ग बूट अगर पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। साथ में एक डंडा भी अपने पास में रखें, वो ज़रूरी है। और अगर जो लोग सोते हैं रात में बिस्तर पे तो बेटर है कि मॉस्किटो नेट या वो लगाएं, तो चांसेस ज़रा कम हो जाते हैं प्रिवेंशन के लिए। और कुछ जानकारी देना चाहें? सर आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। एक बात ये है कि सर जैसे किसी को सांप ने काट लिया तो एंटीवेनम जो इंजेक्शन है, सीरम है, वो क्या सभी अस्पतालों में और प्राइवेट और गवर्नमेंट आसानी से अवेलेबल रहता है या किसी ख़ास अस्पताल में रहता है, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि अगर ऐसा कभी किसी के साथ हो जाए तो टाइम को बचाने के लिए आदमी सीधे जिला अस्पताल जाए या अपने कहाँ जाए, वो ज़रा सर बता दीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये दिमाग में आता है कि क्या करें, कहाँ ले जाएं, कहाँ मरीज़ को लेके कहाँ जाएं। तो ये प्राइवेटली अवेलेबल नहीं है, मार्केट में नहीं मिलता है, ये बड़े ज़िला अस्पतालों में ही अवेलेबल है।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, या जहाँ पर जो बड़ी CHC है वहाँ पर अवेलेबल होता है, और जहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं, स्नेक बाइट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, अगर छोटे हॉस्पिटल भी हैं लेकिन वहाँ पर इंसिडेंस ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं, प्राइवेटली अवेलेबल नहीं होते। तो मेरे ख़्याल में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस कर लिया है पब्लिक अवेयरनेस के लिए। अगर इतना पब्लिक को समझे पब्लिक, तो वाकई इसके लिए फ़ायदा होगा। और मैं एक्सट्रीमली थैंकफुल हूँ डॉक्टर साहब का कि डॉक्टर साहब ने ये बहुत अच्छा बताई बात कि हम पब्लिक को अवेयर कराएं स्नेक बाइट के लिए। और हमारे जो लैब टेक्नीशियन हैं जो वीडियो बना रहे हैं मिस्टर राकेश, इनका भी मैं थैंकफुल हूँ। और जो हमारे पब्लिक वॉच कर रही है वीडियो, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया उनका करेंगे। आपने पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छी बातें बताई। ये एक बहुत बर्निंग इशू है, और अब तो ये शहरों में भी, कभी कभी स्कूलों में भी देखने को मिल जाता है, जो थोड़ा सा रूरल एरियाज़ में है। तो बच्चों को किस तरीके से बचाया जा सकता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ये आपने अच्छे से समझाया सर। तो एक पब्लिक के लिए हमारे लिए ज़रूरी था कि हमको स्नेक बाइट के बारे में लोगों को मालूम पड़े और लोग अवेयर हों। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि अगर हो जाए किसी को काट ले तो हम क्या करें और क्या ना करें। कभी कभी हम लोग बहुत गलतियां कर जाते हैं, कोई मिर्च लगाने लगता है, कोई झाड़ फूक के पास चला जाता है। ये सब चीज़ों से हम बचना है हमको। सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि अगर कोई सांप काट ले तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो और फिर उसके बाद कहाँ ले जाना है, दूसरा सवाल ये आता है। तो सबसे अच्छा ये है कि सर ने बताया अभी हम लोग को कि करीब की जो CHC है या ज़िला अस्पताल है, सीधे वहाँ ले जाएं। टाइम को बचाते हुए हम अपने मरीज़ को भी जान बचा सकते हैं। अगर हमारा टाइम बच जाएगा तो हमारा मरीज़ भी जल्दी से बच जाएगा और उसको किसी तरीके की कोई भी परेशानी आगे नहीं आएगी फ्यूचर में। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ने आपने बहुत अच्छे से सब चीज़ों को समझाया है। थैंक यू वेरी मच।